आज भारत मुक्ति मोर्चा के तथा बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा आपके शहर गोरखपुर में, आपके ज़िले में ये पहुंच चुकी है। इस यात्रा का नेतृत्व आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। ये यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा निकालने के पीछे का जो मकसद है, इसको कुछ ही बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस यात्रा के संदर्भ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा 365 डेज साल भर निकाली जाएगी और ये 674 डिस्ट्रिक्ट से ये यात्रा जा रही है, जाने वाली है। इस संदर्भ में जो यात्रा का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के बारे में एक तो ईवीएम भंडाफोड़ नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी भंडाफोड़ यात्रा और दूसरा शासन करती जमात बनना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने जो स्लोगन दिया था, जाओ और अपने घर के दीवार पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है। आपको 2-3 हजार साल भारत में जो शासक है, वो शासक कौन है? 2-3 हजार साल से जो शासक ब्राह्मण, भारत में ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है। एक नंबर पर ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण बहुत दूर से आया हुआ विदेशी है। ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है और माइक्रो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। ब्राह्मण 2000 साल 3000 साल पहले भी अल्पसंख्यक था और आज भी ब्राह्मण अल्पसंख्यक है। फिर भी ब्राह्मण इस देश में शासक बना हुआ है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने कहा, शासक बनने की बात बाबा साहब ने कही, तो शासक के पीछे, शासक बनने के पीछे जो मकसद है, दुनिया में जो भी कौम शासक बनना चाहती है, कहीं पर भी दुनिया में जो भी कौम शासक बनना चाहती है, शासक बनने के लिए शासक की 3 विशेषता होती है। शासक के पास बुद्धि, शस्त्र, संपत्ति, ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है शासक बनने के लिए। अगर आप देखेंगे भारत में, तो भारत में 2-3 हजार साल से हमारे लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बुद्धि, शस्त्र, संपत्ति से वंचित रखा। मतलब जो शूद्र, जिनको शूद्र कहा गया, जिनको अनटचेबल कहा गया, उनको 2-3 हजार साल से बुद्धि, शस्त्र, संपत्ति से वंचित रखा गया। दुनिया में जो भी कौम शासक बनना चाहती है, उनको ये 3 विशेषता होती है, उनकी 3 विशेषता होती है। लेकिन मनुस्मृति के माध्यम से प्रतिक्रांति में ब्राह्मणों ने ये अधिकार, हमारे लोगों को अधिकार वंचित रखा, शूद्र कहा, अनटचेबल कहा, और जो अधिकार वंचित होते हैं वो गुलाम होते हैं।
तो आप लोगों को आपको ये बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि इतिहास में हम शासक थे, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जिनकी संख्या ज्यादा, उस वक्त भी उनकी संख्या ज्यादा थी, आज भी उनकी संख्या ज्यादा है। मूल निवासी बहुजन समाज की जिनकी संख्या आज भी ज्यादा है, उस वक्त वो लोग शासक थे। शासक किस आधार पर थे? बुद्धा का बुद्धि, सम्राट अशोका का शस्त्र, सम्राट अशोका के अधीन जो राजा थे उनकी संपत्ति, बुद्धा का बुद्धि, सम्राट अशोका का शस्त्र और सम्राट अशोका के जो अधीन राजा थे उनकी संपत्ति। तो ये तीन चीजों के कारण हम इस देश के शासक थे। ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के ये तीन साधन छीन लिए। 2-3 हजार साल के पीरियड में मनुस्मृति लिखने के बाद, और हमें परमानेंट स्लेव बनाया। इसके विरोध में हमारे महापुरुषों के द्वारा भारत भर में संघर्ष हुआ, और संघर्ष का नतीजा 2-3 हजार साल के संघर्ष के बाद आज हमें क्या देखने को मिलता है? 108 साल के संघर्ष के बाद, 108 इयर्स स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद हमें भारत का दस्तूर, संविधान प्राप्त हुआ। जो अधिकार हमें बुद्धि, शस्त्र, संपत्ति जो मनुस्मृति के माध्यम से हमें डिनाई किए गए थे, वंचित रखा गया था, उस अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में डाला। आप अगर फंडामेंटल राइट का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा फंडामेंटल राइट में ये सारे अधिकार डाल दिए। 1947 के बाद, ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, या यूं कहे तो मुगलों के बाद, ब्रिटिश लोगों के बाद, मुगलों के पीरियड में ब्राह्मण सेकेंड लेवल पर रूलर था। ब्रिटिश के पीरियड में ब्राह्मण सेकेंड लेवल पर रूलर था, और ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, मतलब लगभग 900 साल के पीरियड के बाद, ब्राह्मण का पूरा व्यवस्था पर कंट्रोल हो गया। जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा का पूरा ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। जवाहरलाल नेहरू के डेथ तक, 1964 तक जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, ब्राह्मण। 1966 से लेके 1977 इंदिरा गांधी, ब्राह्मण। जिनकी संख्या कम है वो लोग शासन सत्ता में है। संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट से जो अधिकार 2000 साल, 3000 साल हमें अधिकार वंचित किया गया था, संविधान ने जो अधिकार दिए, मगर शासन सत्ता किसके हाथ में? ब्राह्मणों के। 67 से 66 से लेके 77 तक इंदिरा गांधी, ब्राह्मण। उसके बाद मोरारजी देसाई, ब्राह्मण। 81 से 84 अगेन इंदिरा गांधी, ब्राह्मण। 84 से 89 राजीव गांधी, ब्राह्मण। तो आपको उसके बाद जो सामाजिक बदलाव इंडिया में शुरू हुआ, उसके बदौलत इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जो भारत में हमें पॉलिटिकल लेवल पर, राजकीय लेवल पर अगर हम देखते हैं
तो उथल पुथल शुरू हुआ, यह हमें देखने को मिलता है। और ये जो कांशीराम साहब के आंदोलन के माध्यम से सोशल जो हमारा आंदोलन जो सोशल लेवल पर चल रहा था, उसके माध्यम से ये हमें देखने को मिलता है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का आंदोलन उभर कर जब इंडिया में आने लगा, दिखाई देने लगा, और मूल निवासी बहुजन समाज बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो पॉलिटिकल लेवल पर इसका असर दिखाई देने लगा। तो जो बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे, जाओ और अपने घर के दीवार पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है, उस वक्त बोल रहे थे जिस वक्त हमारे लोगों के घर पर दीवारें नहीं थी। आप देखिए कि ये सारा का सारा ट्रांसफर ऑफ पावर में जो ब्राह्मणों ने कंट्रोल किया, 3% ब्राह्मण मनी माफिया मीडिया के माध्यम से उन्होंने कंट्रोल किया। ये सारा कंट्रोल उन्होंने बरकरार रखा। आज के तारीख में आज सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार है। यह कब्जा बरकरार नहीं होना चाहिए था। 89 के बाद यह स्थिति थोड़ी बदल चुकी थी और बहुजन समाज निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, हमें क्या दिखाई देता है, 1989 से 2004 के पीरियड में इंडिया में हमें यह दिखाई देता है कि जो पॉलिटिकल लेवल पर जो उथल पुथल दिखाई दे रही थी, सरकारें गिरना और बिगड़ना शुरू हो चुका था। कांशीराम साहब ये बोल रहे थे उस वक्त, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, इसका मतलब किसका? बहुजन समाज का, मूल निवासी बहुजन समाज का, जिनकी संख्या 85% to 90% है, उनका वोट ज्यादा है। ब्राह्मण 3.5% है। अगर इतिहास में हम देखते हैं कि इतिहास में हमारे साथ ब्राह्मणों ने धोखाधड़ी की है और षड्यंत्रों का सहारा लेते लेते, षड्यंत्रों का सहारा, हिंसा का सहारा लेते हुए उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा और उनके हाथ में सत्ता ट्रांसफर होने के बाद आज उनका ही कब्जा व्यवस्था पर, आज ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। ये हम लोग 2004 के पहले जो स्थिति निर्माण थी इंडिया में, अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकारें बन रही थी, ये आंदोलन का नतीजा था। और इसके बाद ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों को ये लगा 3%, 3.5% जिनकी संख्या है, आपको जिन लोगों की संख्या 3.5% है, उनको ये लगा कि आने वाले समय में हम लोग जिनकी संख्या अल्प है, अल्पसंख्याक है, वो रूल नहीं कर सकते। बहुजन समाज, SC, ST, OBC के लोग, माइनॉरिटीज के लोग जागरूक हो रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने इंडिया में ईवीएम लाया। ईवीएम लाने के बाद क्या हुआ, जो पहले मनी माफिया मीडिया के द्वारा सरकारें बना रहे थे, उन्होंने ईवीएम लाने के बाद क्या किया, ईवीएम क्या है, मशीन है। मशीन खुद घोटाला नहीं कर सकती। ईवीएम पर जो जिसका नियंत्रण है, जिसका कंट्रोल है, जिसको व्यवस्था पर कंट्रोल रखना है, जिसको
जिन लोगों ने हमें 2000 साल शस्त्र संपत्ति से जिन लोगों ने हमें वंचित किया, बुद्धि शस्त्र संपत्ति से वंचित करने का मतलब है रूलर बनने से जिन लोगों ने हमको वंचित किया, वही लोग हमें आज भी सत्ता और प्रशासन में आज भी वो लोग वंचित रखना चाहते हैं। तो ये ईवीएम के माध्यम से क्या हुआ? 2004 स्टेबल गवर्नमेंट, 2009 स्थिर सरकार स्टेबल गवर्नमेंट, 2004 के बाद 2014 में स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 में स्टेबल गवर्नमेंट। ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग के विरोध में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इतना कुछ लिखा है। हमारे पास सारे के सारे एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट में गए हुए लोगों का हमारे पास एविडेंस है। आरटीआई के माध्यम से जो लिखा हुआ सारे के सारे एविडेंस है। बड़े बड़े नेताओं ने लिखा, उनके एविडेंस है। बड़े बड़े नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के विरोध में कहा, बोला, उनका एविडेंस है। बड़े बड़े एक्टर लोगों ने भी ईवीएम के विरोध में बोला, उसका भी एविडेंस है। सुब्रमण्यम स्वामी, एल.के. आडवाणी, बाला साहेब ठाकरे, इवन नरेंद्र मोदी ने भी ईवीएम के विरोध में बोला हुआ एविडेंस है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एविडेंस है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे के सारे एविडेंस इलेक्शन कमीशन के विरोध में, ईवीएम के विरोध में। आपको अभी हाल ही में 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में सारे के सारे वीवीपीएटी के रिसीट्स जलाने का, जो डिस्ट्रॉय करने का जो मामला है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया। एडीआर ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए, उसका भी एविडेंस है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर लोग हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग ईवीएम के विरोध में, उनका स्टैंड अवेलेबल है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। अभी ये सारा आपको बताया। बहुत सारे लोग जैसे कन्नन है, हरिप्रसाद है, सुब्रमण्यम स्वामी है, जीवीएल नरसिम्हा राव, इन्होंने तो बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क। बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने ईवीएम के ऊपर लिखा, ईवीएम के ऊपर बोला, इलेक्शन कमीशन के विरोध में बोला। हम अलग क्या कर रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे जो माइंड है, इसके पीछे किसका माइंड काम कर रहा है, इसके पीछे 3.5% ब्राह्मण अल्पसंख्याक है। अल्पसंख्याक लोगों को बहुसंख्याक लोगों पर अगर रूल करना है, तो वो लोग, अल्पसंख्याक लोग बहुसंख्याक लोगों पर रूल नहीं कर सकते। रूल करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? जॉर्ज ऑरवेल, इनका एक बुक है, इस बुक का मैं आप लोगों को रेफरेंस दूंगा। 1984 में 1984 नाम का उनका बुक है। बुक लिखा 1948 में। उस बुक में उन्होंने क्या लिखा? अल्पसंख्याक लोगों को बहुसंख्याक लोगों पर अगर रूल करना है,
राज करना है, अल्पसंख्यक लोगों को बहुसंख्यक लोगों पर अगर रूल करना है तो क्या करना चाहिए। उन्होंने लिखा बहुसंख्यक लोगों ने क्या करना चाहिए, अल्पसंख्यक लोगों का अगर रूल बरकरार रखना है, अल्पसंख्यक संख्या में कम लोगों का राज कायम रखना है, तो उनको क्या करना होगा, लोगों की सोच को कंट्रोल करना होगा, लोग उनका सिलेबस निर्धारित करना होगा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या पढ़ना चाहिए, ये डिजाइन कौन करेगा, अल्पसंख्यक। पिक्चर में अपने क्या देखना चाहिए, सीरियल में आपने क्या देखना चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा, अल्पसंख्यक। न्यूज में आपने क्या देखना चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा, अल्पसंख्यक। तो इस तरह से ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण दूर से आया हुआ विदेशी है, ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है, ब्राह्मण 2000 साल पहला भी, 3000 साल पहले भी अल्पसंख्यक था, आज भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर, बहुजन समाज पर रूल नहीं कर सकते। यही बात कांशीराम साहब बोल रहे थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, मनी माफिया एंड मीडिया, मनी माफिया एंड मीडिया, ये कांशीराम साहब तक ये किया। कांशीराम साहब के बाद मतलब 2004 के बाद क्या हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से उनका कब्जा बरकरार रखा। इसलिए आज के तारीख में संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी महत्वपूर्ण है। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताकर मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं, अगर हमें आंदोलन को जिंदा रखना है, आंदोलन चलाना है, मिशन को चलाना है, तो हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है आंदोलन चलाने के लिए। एक है हमारा सेंटर लेवल पर हेडक्वार्टर होना चाहिए। एक हमारे पास डेडिकेटेड, कमिटेड, कैडर बेस कार्यकर्ता होना चाहिए। तीसरे लेवल पर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। मिशन चलाना है, आंदोलन चलाना है। आज का जो आंदोलन है, ये आंदोलन कांशीराम साहब जिसको बोलते थे 21वीं सदी हमारी है आज और बहुजन की बारी है। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजनों की बारी है। तो 21वीं सदी में आज हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को मिशन चलाना है। आज मिशन और मशीन यहां तक मामला आ चुका है। मिशन और मशीन, दुश्मन मेश्राम साहब का समय किल करना चाहता है, दुश्मन हमारे रिसोर्स किल करना चाहता है। तो आपको आंदोलन चलाने के लिए ये जो यात्रा निकालने के पीछे का पर्पस क्या है, तो शासक बनना है। केवल हम लोग ये मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, ये आंदोलन निर्माण कर रहे हैं। ये शासक बनाने के लिए सारा मामला है। बहुजन समाज के लोगों ने शासक बनना चाहिए, इसके लिए मेश्राम साहब रात दिन काम कर रहे हैं।
मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोग साथ सहयोग करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं मेरी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय चाँद मोहम्मद सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं उनको निवेदन करता हूं आप अपनी बात रखें। माननीय चाँद मोहम्मद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आरंभ की गई। साथियों, ईवीएम के जरिए आज आधुनिक भारत में इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को लगातार अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके इस देश में बड़े पैमाने पे इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जनमत के साथ घोटाला करके जो चुनकर आई हुई सरकारें हैं वो लगातार हमारे संवैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का, खतरा पहुंचाने का लगातार काम कर रही हैं। और पिछले 2 दशक से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के लिए अधिकारों का दस्तावेज तैयार किया और वो सब भारतीय संविधान के रूप में अस्तित्व में आया। आज उस भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 आर्टिकल लिखे, 12 अनुसूचियां लिखी और 22 अध्याय लिखे। प्रत्येक आर्टिकल इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे। लेकिन इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनकर आई हुई सरकारों ने, ईवीएम में घोटाला करके चुनकर आई हुई सरकारों ने प्रत्येक आर्टिकल को लगातार उनके जरिए कमजोर करने और उन्हें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें बेहद फक्र है, हमें बेहद गर्व है कि हमारे बीच में मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत वजूद में है, अस्तित्व में है और पिछले 48 सालों से लगातार अपना जीवन लगाकर इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, आंदोलित करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए लगातार पूरे भारत में कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन हमारे बीच में मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जब तक जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुमराह नहीं बनाया जा सकता। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये संघर्ष की लड़ाई है। इस संघर्ष की लड़ाई में, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हमें मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। इस हेलो, बोलिए। हेलो, साथियों, हमें इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे मान्यवर वावन मेश्राम साहब के इस आंदोलन को तन मन धन से साथ सहयोग करके मजबूत करने की जरूरत है। और इसे मजबूत करने के लिए हमें सामूहिक तौर पे संगठित होने की जरूरत है। हमें अलग से संगठित होने के लिए कोई तरीके, कोई जो है सिद्धांत और परिभाषा को इस्तेमाल करने की, उपयोग और प्रयोग में लाने की जरूरत नहीं है। इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जिन उन्होंने सिद्धांतों और विचारों और आदर्शों और मूल्यों का
तरीका अपनाया, हमें उसी तरीके को इस्तेमाल करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। साथियों, ऐतिहासिक आधार पे, सैद्धांतिक आधार पे, डीएनए के आधार पे और हमारे संतों और गुरुओं के आंदोलन के आधार पे हम सभी लोग, ये बात साबित हो गया है, इस देश के मूल निवासी है। महान संत कबीरदास जी, उनका एक दोहा है, लाइन है, दो लाइन है, वो कहा करते थे उस दौर में, जो आज भी प्रासंगिक है और कल भी प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन बर्तन में भेद है, पानी सब में एक। आज 21 मई 2001 को डीएनए के रिसर्च ने साबित कर दिया, और आज डीएनए के आधार पे भारत में कौन देसी है कौन विदेशी है, ये चेतना, ये जागृति पूरे भारत के लोगों के अंदर अगर पैदा करने की किसी लीडर और किसी नेतृत्व ने कार्य किया तो मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मातृशक्तियां बैठी है कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासी बहुजनों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, आज इस देश में ऐसी संगठित शक्ति मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में निर्माण हुई 6 अक्टूबर 2022 को, आज तक 1925 से लेकर 2022 चल रहा है। इतने सालों के अंतराल में जो इस देश के एकता और अखंडता को और इंसानियत को खतरा पहुंचाने वाली ताकत है आरएसएस को, उसे घेरने का, उसके खिलाफ आज के तारीख में अलग अलग जो है राजनीतिक सामाजिक संगठनों के जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लीडर हैं, आरएसएस के खिलाफ आज बोलने की जरूरत नहीं करते। लेकिन हमें फक्र है मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने जो संगठित शक्ति निर्माण किया, 3.5 लाख लोगों के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासी बहुजनों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस लड़ाई में साथ सहयोग करेंगे, शामिल होंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कपिल देव चौरसिया सर को निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर कपिल देव चौरसिया साहब। मूल निवासी समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी नायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब, क्रांतिकारी साथियों एवं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं। मैं डॉक्टर कपिल देव चौरसिया, घगसरा मेरा हॉस्पिटल है। आप लोगों से मैं निवेदन ही करूंगा, समय कम है, हमको आदरणीय वामन मेश्राम साहब को सुनना है कि कम से कम आप सभी लोग जो यहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं, खाली अगले कभी कार्यक्रम हो तो उसमें खाली नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक लोग प्रत्येक दिन एक लोगों को जागरूक करें। जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आदरणीय वामन मेश्राम साहब के लेक्चर को अपने हम पड़ोसियों को, अपने साथियों को सुनावें, उनके जागरूक करें, ताकि जो भी विकृतियाँ पैदा हो रही हैं, 85% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय आज नहीं 60 साल 65 साल से होता चला रहा है, इसको अब हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम लोग का काम इतना है कि केवल जागरूक करना। हम लोग के अगुआ, हम लोगों के महानायक आदरणीय मेश्राम साहब हम लोग के आगे चल रहे हैं। हम लोगों को केवल झंडा लेकर के इनके साथ चलना है। हम लोग कोई अतिरिक्त काम नहीं करना है, अपने नेटवर्क को बनाना है, अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करना है। एक व्यक्ति अगर 1 लोगों को जागरूक करता है रोज, तो एक व्यक्ति 30 दिन में 30 लोगों को जागरूक करेगा। इस जागरूकता का परिणाम यह है कि जो सामने खड़े हैं धीरज भाई, हमारे आज के 3 साल पहले हमको जागरूक किए थे। हमको भी इस मिशन के बारे में, भारतीय मुक्ति मोर्चा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम डॉक्टर थे, मरीज देखते थे, प्रैक्टिस करते थे, और बाकी दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं धीरज भाई को कि ऐसे मिशन में हमको लाए जहां 85% लोगों के साथ अन्याय हो रहा था,
उस अन्याय से लड़ने के लिए क्षमता दिए। आज मैं कदम कदम पे इनसे सलाह लेता हूं और जब खाली रहता हूं आदरणीय बामन मिश्राम साहब का मैं लेक्चर सुनता हूं और उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, ये ताकत मिलती है कि आने वाली हमारी नस्लें 15% गुलाम न रहें जो आज गुलाम हैं। इस नाते अधिक समय हम नहीं लेंगे, हमको अपने आदरणीय महानायक बामन मिश्राम साहब को सुनना है। आप लोगों से निवेदन अंत में इतने करेंगे कि प्रत्येक दिन जैसे आप लोग मोबाइल देखते हैं वैसे ही एक लोगों को जरूर जागरूक करें। ये मेरा स्पेशल निवेदन आप लोगों से है। ये जागरूक करने का परिणाम ये होगा कि अगले बार कोई सभा होगी तो एक भी सीट खाली यहाँ नहीं रहेगी। और जब लोग जागरूक रहेंगे तो हमारे महानायक के साथ कंधा मिला के हम लोग चलेंगे, तन मन धन से हर तरह से सहयोग करेंगे। यही मेरा निवेदन है, अपील है। जय मूल निवासी, जय मुक्ति मोर्चा, बामन मिश्राम जिंदाबाद, अमर रहे। मेरा सारा धन मन सहयोग आपके साथ है। आप आगे बढ़े, हर संघर्ष हर हाल में हम लोग आपके साथ हैं। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले माननीय धीरज कुमार जी 500 रुपये, माननीय राजन कुमार 500 रुपये, माननीय धर्मेंद्र कुमार बौद्ध जी 500 रुपये, एडवोकेट विक्रम दास जी 500 रुपये, सोनू जायसवाल जी 500 रुपये, सुशील विश्वकर्मा जी 500 रुपये, राजेश कुमार गौतम जी 100 रुपये, माननीय वीरेंद्र कुमार सेवानिवृत्त प्रबंधक बैंक बड़ौदा यूपी बैंक 500 रुपये, माननीय रामनाथ जी सेवानिवृत्त लेखपाल 500 रुपये, माननीय कौशल किशोर सर। तो आप लोग आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। साथियों, मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूं, जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि इस आंदोलन को चलाने के लिए देना चाहते हैं कि ये आंदोलन लगातार 365 दिन चले, तो जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं, इन लोगों ने अपना नाम खुद ही लिख कर दिया कि हम साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहते हैं। तो साथियों, जो भी साथी व्यक्तिगत तौर पर 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनको निवेदन करता हूं, आप लोग बारी बारी से आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। अगर हमारी कोई माताएं बहनें भी साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों, हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग इस देश के अंदर आदरणीय बामन मिश्राम साहब के नेतृत्व में कितना है सर 10,000, ठीक, बिचंडी प्रसाद ना, ठीक। तो साथियों, जो भी साथी साहब को उनका नाम अगर मैं नहीं ले पा रहा हूं तो भी वो साथी साहब को जाकर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। माननीय बिचंडी प्रसाद सर साहब को 10,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। तो साथियों, जो भी साथी इस आंदोलन को चलाने के लिए 365 दिन ये लड़ाई चलती रहे, जो भी साथी इस आंदोलन के लिए 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो आकर साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी ऐसा करना चाह रहे हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि आप आकर के ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करें। जो भी साथी भेंट करना चाहते हैं वो आ जाए और साहब को आप जो भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई साथियों इस देश के अंदर अगर हम इस लड़ाई के लिए साधन और संसाधन नहीं देते हैं तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए साथियों, आप लोगों को ये साधन और संसाधन देना ही पड़ेगा और ये साधन संसाधन के अभाव में ये लड़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, जो भी साथी साहब को जो भी सहयोग देना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो साथी जल्दी जल्दी आ जाए और हम ताकि साहब को अब बुला सके। तो जो भी साथी देना चाह रहे हैं इस आंदोलन के लिए, तो वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। तो जो भी साथी साहब को निधि देना चाहते हैं वो आ सकते हैं। साथियों, मैं जो भी साथी आना चाहते हैं वो साहब को आकर, ये 2 बच्चियां भी जो अभी पढ़ रही है, ये बच्चियां अपने आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रही हैं। तो साथियों, जो भी साथी करना चाहते हैं वो आकर के साहब को ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी जो भी करना चाह रहे हैं कि हम 100, 200, 500, 1000, 2000 साथियों, ये बच्चियां स्कूल से जो है कि आकर के फिर साहब को सुनने के लिए आई है। तो साथियों, मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि जो भी साथी करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग ये आंदोलन लगातार चला सके। ये देखिए, छोटा बच्चा भी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि अपने हिस्से के देने के लिए आया है। तो जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो साथी साहब को आकर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं।
साथियों, हम लोग ये आंदोलन आपके भरोसे पर चला रहे हैं साहब, आपके भरोसे पर इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। तो जो साथी आना चाहते हैं वो साथी आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी साथी अपना 150, 200, 500, 1000, 2000 सहयोग करना चाहते हैं साहब को, वो साहब को आकर ये व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ, जो भी साथी आकर साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, तो साथियों वो जन आंदोलन निर्माण निधि आकर साहब को भेंट कर सकते हैं। साथियों, जो साथी इस आंदोलन के लिए देना चाह रहे हैं वो लोग आ जाए, उसके बाद मैं साथियों साहब को बुला सकूं, तो आ जाए आप सभी लोग आइए भाई, सभी लोग। तो साथियों आप लोग ये निधि, चलिए ये छोटा बच्चा भी देखिए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि देने के लिए आया है। तो साथियों बच्चे भी अपनी हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं कि साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोगों को भी जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहिए। तो साथियों मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोगों को इस लड़ाई के लिए साथ सहयोग करना होगा। आप लोगों के ही सहयोग से इतना बड़ा आंदोलन हम लोग चला सकते हैं। तो जो साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो आकर के साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। तो जो साथी साहब को निधि देना चाह रहे हैं वो दे सकते। साथियों अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षीय प्रबोधन करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। साथियों चलो, तो साथियों इसके बाद जो लोग करना चाहेंगे वो साहब को सुनने के बाद कर सकते हैं। तो अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं कि आप अपनी अध्यक्षीय प्रबोधन रखें। साथियों हेलो, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आज ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा आपके गोरखपुर शहर में आई हुई है। एमएल पैलेस, पीपीगंज चौराहा, गोरखपुर। ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है ये 365 दिन तक चलेगी, यानी 21 फरवरी 2023 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। पहली हमारी परिवर्तन यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी चलाई गई थी 180 दिन की, 6 महीने की। अब जो परिवर्तन यात्रा चलाई जा रही है वो कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर चलाई जा रही है और 365 दिन तक चलाई जाने वाली है। और 31 स्टेट में 31 राज्यों में चलाई जाने वाली है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट है जैसे असम है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा से आगे जो स्टेट है वहाँ नहीं जाएगी। टोटल हमारे देश में 36 स्टेट है, तो 5 राज्यों में नहीं जाएगी, त्रिपुरा तक जाएगी। तो 31 स्टेट में 674 जिलों में ये परिवर्तन यात्रा जाएगी। हमारे संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे श्रेणी के जो कार्यकर्ता है उनके माध्यम से 6000 तहसीलों में जाएगी।
क्योंकि ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा सारे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित रूप से चलाने की योजना है। इसलिए संगठन के दूसरे श्रेणी के नेता इसे 6,500 तहसीलों में से 6,000 तहसीलों में इसे लेकर चलेंगे। तो इस तरह से इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा आज तक भारत में किसी भी संगठन के द्वारा नहीं निकाली गई है। कोई भी संगठन ने इतने बड़े पैमाने पर संगठित कार्रवाई करने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास इतना बड़ा संगठन शक्ति का जाल नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं अपनी जिंदगी के 18 साल 3-4 साल की मेरी उम्र रही होगी, तब से ये काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 66 साल चल रही है। तो 58 साल में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, और फिर कुछ लोग जो हैं, जो रिटायर्ड है, वो टायर्ड भी हो जाते हैं। और उनको कहो कि क्या कर रहे हो, कि पोते को लेके घुमा रहा हूं। तो जब नौकरी करते थे कुछ नहीं करते थे, रिटायर्ड हो गए तो भी कुछ नहीं करते हैं। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम 18 साल 3-4 महीने की उम्र से लेकर अभी 66 साल चल रहा है, इतना लंबा समय संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए लगाया, तब जा करके इतने बड़े पैमाने पर इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ, जिसके आधार पर हम लोग ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान चला रहे हैं। दूसरे लोग नहीं चला पाए, हम लोग चला पा रहे हैं, तो उसकी ये वजह है। ये जानना और ये समझना जरूरी है। साथियों, ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम लोग क्यों चला रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013, आज से 10 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुसार निर्माण की हुई अदालत है। ये सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। गोरखपुर में अगर कोई तहसील की कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, और अगर वो फैसला देती है तो जिला कोर्ट में बदल सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ फैसला बदलने वाला फैसला नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला, इसे संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है। ये भी हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला
इसे संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईवीएम मशीन संवैधानिक दृष्टि से कानूनी मशीन नहीं है, लीगल मशीन नहीं है, संवैधानिक मशीन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, एक कानून का दर्जा हासिल है, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं नहीं नहीं, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जो लोग ऐसा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक फैसला, आखिरी फैसला होने के बावजूद भी जो लोग ऐसा मानते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो सारे के सारे गधे की औलाद है। वो सारे के सारे गधे की औलाद है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेश्राम साहब को ऐसा गधे की औलाद नहीं कहना चाहिए, ऐसा लगता होगा। तो इसलिए मैं बगैर सोचे समझे नहीं बोलता हूं, विचार किए बगैर नहीं बोलता हूं। तो इसलिए ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि सड़क पर, रास्ते पर गधा जा रहा है और आपको कहा जाएगा कि ये गधा जा रहा है, आप क्या कहोगे? तो कहा कि ये गधा जा रहा है, ऐसा ही कहना होगा, ये गधा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कहोगे ना ये पंडित जा रहा है। ये जो गधा जा रहा है उसको आप ऐसा तो नहीं कहोगे ये पंडित जा रहा है। अगर आपने गधे को जाते हुए देखा और गधे को जाते हुए देखा और आपने नहीं कहा, नहीं माना कि गधा जा रहा है, आपने माना नहीं 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 ये पंडित जा रहा है, तो तीसरा आदमी कहेगा जो ओरिजिनल गधा है वो गधा नहीं है, गधे को जो पंडित कह रहा है वो वास्तव में गधा है। गधे को गधा ही कहना पड़ेगा भाई, नहीं तो दुनिया की नजर में आप खुद ही अपने आप को गधा साबित करोगे। तो इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि संविधान ने इस देश में सुप्रीम कोर्ट बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा और संविधान में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत होगी और अगर कोई विवाद है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो उसे फाइनल मानना होगा। ये व्यवस्था है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो संविधान ने कहा, और मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी लेकर चल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ फैसला है ये बता रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। यूरोप में सबसे बड़ा देश है जर्मन, जर्मन के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन असंवैधानिक है और इसे चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसने फैसला दे दिया ये ईवीएम मशीन असंवैधानिक है और इसके द्वारा चुनाव नहीं करवाया जा सकता। साथियों, ये जर्मन के, यूरोप का सबसे बड़ा देश है जर्मन,
वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। इसका इसी तरह का फैसला हमारे कोर्ट ने नहीं दिया। हमारे कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं हो सकता। ये हमारे संवैधानिक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे रोकना होगा। और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस घोटाले को रोकने के लिए एक और मशीन लगाना होगा। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब पेपर ट्रेल में भी एक तरीके से चुनाव होता है, आप वोट डालते हो। तो आज तक 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में लागू हुआ। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए वो 3 तरीके से लोगों ने वोट डाला। अगर ये 3 तरीके आपको समझा दिए जाए तो आपको एक घोटाला कैसे होता है आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा ये 3 तरीके से जो वोट होता है वो थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। सबसे पहले इस देश में चुनाव होता था तो जब आप लोग बूथ पर जाते थे, वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। बैलेट पेपर देने के बाद आप उसको देखते थे। क्या देखते थे कि कैंडिडेट के क्या नाम है, उम्मीदवारों के नाम क्या है, आप देखते थे। फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है। चुनाव निशान क्या है? गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। तो फिर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? वो आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं। मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मैं जो समझ चुका हूं, मेरे अकेले के समझने से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अगर करोड़ों लोगों को कोई बात समझ में आती है तो फिर ये बात बदलाव हो सकता है। तो ये बदलाव के लिए ज़्यादा लोगों को समझना जरूरी है। इसलिए मैं उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूं और इसलिए ये मैं कह रहा हूं। तो ये चुनाव निशान गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ये देखने के बाद आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और फिर क्या करते थे आप? उस समय बैलेट पेपर होता था तो मोहर उठाती थी, मोहर होती थी। और मोहर होने के बाद आप उठाते थे और देखते थे शाई लगी है क्या, देखते थे। अरे शाई लगी हुई नहीं है। तो फिर आप क्या करते थे? फिर आप पैड होता था इंक का, उसको ऐसा, लग गई है। और लगने के बाद फिर आप देखते थे कुत्ता कहाँ है, कहाँ है, हाँ यहाँ है। और फिर कुत्ते पर आप निशान पर मोहर लगाते थे। हाँ, बराबर लग गया है जैसा मैं लगाना चाहता था। और उसके बाद आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे। अरे बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करना होगा। फिर ऐसा और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे और फिर बैलेट बॉक्स में डाल देते थे।
बैलेट बॉक्स में डालने के बाद आप निश्चिंत होकर घर में जाते थे, ये सोचकर जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर घर में जाते थे। ये बैलेट पेपर जब होता था तब ऐसा होता था। अब क्या हुआ, ईवीएम आ गई। ये पहले तरीके का वोट हो गया, अभी दूसरा ईवीएम आ गई। ईवीएम आने के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोग गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, बटन दबाने के बाद आपने फूल, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, पंजा आपने दबाया, जिस किसी पर भी आप दबाना चाहते हो दबाया, बटन दबाया। आपने जहां दबाया वहां पर निशान लगा हुआ आपको दिखाई नहीं दिया। 2004, 2009 में दिखाई नहीं दिया आंखों से। जब बैलेट पेपर होता था तो आप अपनी आंखों से देख करके स्टैंप लगाते थे और लगाने के बाद भी देखते थे कि बराबर लगा कि नहीं लगा। मगर जब ईवीएम मशीन आई, आपने बटन दबाया, आपका वोट निशान लगा या नहीं लगा, आपको आंखों से 2004 में, 2009 में दिखाई नहीं दिया। आपको बड़ा अजीब लगा, रे ये मेरा वोट कहां गया भाई, मेरा वोट कहां गया। तो वो कहीं गिर तो नहीं गया, वो देखता था, अरे इधर उधर तो नहीं गिरा, वो देखता था। जब वो देखता था वोट इधर उधर तो नहीं गिरा, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसको देखते देखते वो आते, आने के बाद उसको कहते हो गया है। अच्छा हो गया, हाँ हो गया। वो निश्चित होता है ऐसे, ये हाथ हो गया, हाँ हो गया। किधर से आए, इधर से आए, इधर जाओ जाओ। तो उसको उधर जाने के लिए जल्दी से वहां से भगा देता, पता नहीं साला यहां रहकर कोई गड़बड़ी ना करे। तो वो आदमी जो बैलेट पेपर में वोट डालता था, निश्चिंत होकर घर में जाता था। ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद अनिश्चित होकर, भ्रांति में रहकर घर में जाता है, पता नहीं साला मेरा वोट किसके नाम पर जमा हुआ है। ये हो गया ईवीएम। जब ईवीएम में ऐसा हुआ तो 2004, 2009 में ऐसा हुआ तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका डाटा कलेक्ट किया, इसके सबूत इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे सबूतों को छानबीन करने के बाद, सबूतों को छानबीन करने के बाद फैसला दिया, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता। ये 2004 में ऐसे हुआ, 2009 में ऐसे हुआ। मैं 2004 की बात आपको बता रहा हूं, मैं 2019 की बात नहीं कह रहा हूं, 2004 और 2009 की बात कर रहा हूं। आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब है आपको दिखाई नहीं देता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसे रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो तीसरी मशीन लग गई, तीसरा तरीका आ गया चुनाव का। तो आप 2014 में फिर वोट डालने के लिए गए। जब वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, 2014 में दिखाई दिया, 2009 में, 2014 में दिखाई नहीं देता था,
2014 में आपको दिखाई दिया। कितना परसेंटेज चुनाव आयोग ने लगाया ये मशीन? 0.33। इसका मतलब क्या है? आधा परसेंट से भी कम परसेंट लगाया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मगर चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया, आधा परसेंट मशीन भी नहीं लगाया। कितनी मशीनें नहीं लगाया? 99.67% नहीं लगाया। परसेंटेज बता रहा हूं, बात समझ में आ जाए इसलिए। 99.67% नहीं लगाया, इट मीन्स लगभग नहीं लगाया। 2014 में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? ये सवाल है, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है ईवीएम मशीन खरीदने के, तो वो खरीदने के अधिकार का उपयोग चुनाव आयोग कैसे करता है? चुनाव आयोग ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को बुलाते हैं। कंपनी वाले कहते हैं क्या है? मशीन बनानी। तो कंपनी वाले जाते हैं, ठीक है बताइए कौन सी कंपनी कौन सी मशीन बनानी है, उसके फीचर्स क्या हो। तो चुनाव आयोग के पास अथॉरिटी है, उसने कंपनी वालों को कहा, क्या कहा? ईवीएम मशीन बनाना है और घोटाला करने वाली बनाना है। ईवीएम मशीन बनाना है, घोटाला करने वाली बनाना है। जरा जोर से कहो, हमको सुनने में नहीं आ रहा है। नहीं, ये 2 नंबरी काम है, चोरी का काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। चुनाव आयोग के लोगों ने कंपनी वालों को कहा चोरी का धंधा है, चोरी का मामला है, 2 नंबरी काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, क्योंकि दीवार को भी कान होते हैं, पता नहीं दीवार के पीछे कौन आदमी सुन रहा है। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो इसलिए ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। तो चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन बनाने का अधिकार है। उसने कंपनी को ईवीएम मशीन बनाने का आदेश दिया। आदेश में कहा घोटाला करने वाली मशीन बनानी है। इसका मतलब है ईवीएम, चुनाव आयोग को पहले से मालूम है ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है। चुनाव आयोग को पहले से मालूम है ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है, इसलिए चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया, क्योंकि उसको लगता था ज्यादा लगाऊंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन ये चोरी पकड़ने वाली मशीन है। अगर ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन है तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। कैसे? जब आप पेपर ट्रेल मशीन में वोट डालने के लिए जाते हो, थोड़ा आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये घोटाला होता कैसे। आपने ईवीएम मशीन में वोट डाला, आंखों से दिखाई नहीं दिया, तो पेपर ट्रेल मशीन लगी, आप वोट डालने के लिए गए। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद आपके आंखों से दिखाई दिया, तो क्या होता है? आपने बटन दबाया, बटन दबाने के बाद कागज का टुकड़ा पेपर ट्रेल मशीन से बाहर आया, उसमें आपने स्टैंप लगाया, मोहर लगाई। मोहर लगाने के बाद वो कागज का टुकड़ा 7 सेकंड रुकता है और आपको आंखों से दिखाई देता है कि आपने किस पर स्टैंप लगाया, किस पर मोहर लगाई। 7 सेकंड दिखाई देता है। तो वो 7 सेकंड दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिर जाता है, पेपर ट्रेल मशीन में गिर जाता है, जमा हो जाता है। ये जमा हुआ जो टुकड़ा है उसमें स्टैंप लगा हुआ है। आपने मान लो पंजे पे मोहर लगाया तो पंजे पे मोहर लगी है, कमल के फूल पर मोहर लगाया, कमल के फूल पर मोहर लगी है, पंजे पर लगी है, कमल के मुंह पर लगी है,
कमल के फूल पर लगी हुई मोहर वाला वोट पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पंजे पर लगी हुई मोहर वाला वोट कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग कागज है, दो अलग अलग वोट है, दो अलग अलग मोहर लगी है, निशान लगे हुए हैं, इसलिए वो मिक्स नहीं हो सकते। ईवीएम मशीन में आपने वोट डाला, ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं दिया, आपका वोट ईवीएम मशीन में गया। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सारे दुनिया के लोग कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, यानी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको सबूत देता हूं, ये मोबाइल है, आप लोगों के पास भी मोबाइल होता है। आपने ये मोबाइल में मैसेज टाइप किया, राम प्रसाद जी, मैं वाराणसी के एयरपोर्ट पर अभी बैठा हुआ हूं, फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूं, मैं पहली बार दिल्ली आ रहा हूं, मैं दिल्ली जानता नहीं हूं, इसलिए आप एयरपोर्ट आइए और मुझे रिसीव करिए तो मेरी मदद होगी। राम नारायण राम प्रसाद को मोबाइल पर मैसेज टाइप करता है और ये मैसेज उसको ट्रांसफर करता है, तो वाराणसी से मैसेज दिल्ली पहुंच जाता है। वाराणसी से अगर आपने अमेरिका भेजा, अमेरिका चला जाता है, लंदन भेजा, लंदन चला जाता है, 25,000 किलोमीटर भेजा, 25,000 किलोमीटर चला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, ये मैसेज ट्रांसफर होता है, इसलिए सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, हस्तांतरित करने वाला होता है। अब ईवीएम मशीन में आपका वोट जमा हो गया, आपने तो देखा नहीं, वो मशीन के अंदर जाने के बाद, मशीन कितनी है? 2 फीट की है। जब आपका मैसेज 25,000 किलोमीटर ट्रांसफर हो सकता है, तो ये 2 फीट की मशीन में, मशीन के अंदर ही अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। आ रहा कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? 25,000 किलोमीटर ये मैसेज ट्रांसफर होता है। अगर होता है तो ईवीएम मशीन में जो वोट 2004 में 2009 में आपने डाला, वो वोट ट्रांसफरेबल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने माना। सुप्रीम कोर्ट ने मानने के बाद आपके ना मानने का कोई मतलब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो छानबीन करके मान लिया कि दूसरे के नाम पर ट्रांसफर होता है। वो मशीन वैसी की वैसी है, अभी भी है, वो मशीन ईवीएम ऐसी की वैसी है, केवल पेपर ट्रेल मशीन दूसरी लगाई हुई है। ईवीएम मशीन वैसी की वैसी है, वो आपका वोट ट्रांसफर कर सकती है। उसको रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद कागज का टुकड़ा बाहर आता है, आपका निशान लगा हुआ दिखाई देता है, 7 सेकंड रुकता है, बैलेट बॉक्स में गिर जाता है। अब राम नारायण चुनाव लड़ रहे हैं, गिनती हो रही है, ईवीएम मशीन की गिनती हुई, राम नारायण चुनाव हार गए। ईवीएम मशीन की गिनती हुई, राम नारायण चुनाव हार गए। राम नारायण ने कहा, नहीं, मैं चुनाव हारने वाला नहीं हूं, मैं लोकप्रिय आदमी हूं, मैं जानता हूं, इसलिए ये पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मत है, वो कागजी मत दोबारा गिनती किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कैंडिडेट पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागज के मतों की दोबारा गिनती करने की मांग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो राम नारायण ने क्या किया, कलेक्टर को एप्लीकेशन किया कि मुझे ईवीएम का रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की गिनती चाहिए। कलेक्टर ने कागजों की गिनती करने का आदेश दिया। कागजों की गिनती करने के बाद राम नारायण जो ईवीएम मशीन में हार गए थे,
पेपर ट्रेल मशीन ने जीत लिया। पेपर ट्रेल मशीन में राम नारायण जो चुनाव हार गए थे, वो राम नारायण चुनाव जीत गए। क्यों? क्योंकि वहां कागज के टुकड़े हैं, बैलेट पेपर है, एज गुड एज दैट बैलेट पेपर है, आपकी मुहर लगी है, वो मुहर लगा हुआ आपका बैलेट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ईवीएम का हो सकता है। इसलिए राम नारायण हार गए थे, मगर कागज के टुकड़े में उसके वोट ट्रांसफर नहीं हुए, इसलिए राम नारायण बैलेट पेपर ट्रेल मशीन में चुनाव जीते। ये 3 प्रकार से वोट मैंने आपको होता हुआ क्यों समझाया, क्योंकि जो मैं समझा हूं वो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपके वोटों की चोरी हो जाएगी। वोट की चोरी नहीं है। वोट की चोरी नहीं है। वोट के अधिकार से कौन सा अधिकार मिला? वोट के अधिकार से कौन सा अधिकार मिला? राजा चुनने का, राजा बनने का। वोट का जो अधिकार है वो केवल वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार राजा चुनने का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है। इसमें राजा चुनने का अधिकार छोटा अधिकार है, राजा बनने का अधिकार बड़ा अधिकार है, मगर अधिकार 2 है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो। काशीराम जी ने जब ये मूवमेंट चलाई, उसके पहले आप दूसरे को राजा चुनते थे। आपने जवाहरलाल को चुना, आपने इंदिरा गांधी को चुना, आपने राजीव गांधी को चुना, आपने कांग्रेस के मनमोहन सिंह को चुना। आप दूसरों को चुनते रहे, क्योंकि वोट का अधिकार चुनने का भी अधिकार है, राजा चुनने का भी अधिकार, तो आपने दूसरे को राजा बनाया। काशीराम जी ने यूपी में मूवमेंट चलाई, और मूवमेंट चलाने के बाद काशीराम जी के मूवमेंट की वजह से राजा बनने का यूपी में आपको अनुभव हुआ, और आपने अपना राजा बनाया यूपी में। तो वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार राजा चुनने का, राजा बनने का 2 अधिकार है। पहले आप चुनने का काम करते थे, अब राजा बनने का काम करने लग गए। तो दूसरे लोगों को लगा, अरे बाप रे बाप, ये तो अब राजा बन जाएंगे, तो इसको रोकना होगा। आप लोग राजा बन जाओगे। मायावती राजा बन गई थी, आप उन लोगों को, अरे आप लोग राजा बन रहे हो, तो उन लोगों ने प्लान बनाया, उन लोगों ने योजना बनाई कि आपको राजा बनने से रोका जाए, और रोकने के लिए, राजा बनने से रोकने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ईवीएम मशीन आपको राजा चुनने के अधिकार से भी वंचित करना चाहता है, और राजा बनने के अधिकार से भी वंचित करना चाहता है। अगर आप राजा नहीं बन पाए तो फिर क्या बने रहोगे? भिखारी। अगर आप राजा नहीं बन पाओगे, चुन नहीं पाओगे, तो फिर तो भिखारी बने रहोगे। तो ये भिखारी बनाने का मामला है। ईवीएम मशीन आप लोगों को भिखारी बनाना चाहती है। ये बड़ा षड्यंत्र है। अब जब ये षड्यंत्र हुआ, तो इस षड्यंत्र को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश देने के बाद ये बात आपको मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? 2014 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन लगाई नहीं। तो ईवीएम मशीन घोटाला करती रही। 2014 में किया, 2015 में किया, 2016 में किया। जब 2016 में भी घोटाला ये मशीन करती रही, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया।
मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा, जज साहब आपने पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश तो दिया, मगर चुनाव आयोग लगा नहीं रहा है। जब मशीन ही नहीं लगाएगा तो चोरी पकड़े कैसे जाएगी? मशीन लगेगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। आपने आदेश तो दिया लगाओ, मगर चुनाव आयोग लगा नहीं रहा है। तो एक केस लेकर मैं गया और केस लेकर जाने के बाद 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, यानी चोरी पकड़ने वाली मशीन 100% लगाई जाएगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया। तो ये एक लड़ाई जीतने वाली बात थी। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीती और हमारी वजह से 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगा। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 2019 के चुनाव में 13.5 लाख पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाई। ईवीएम मशीन को 13.5 लाख पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाई। एक किसी अखबार वालों ने कभी कोई खबर नहीं छापी, किसी टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। इतना बड़ा जजमेंट होने के बाद भी कोई अखबार वालों ने खबर नहीं छापी कि वामन मेश्राम ने ये लड़ाई लड़कर के ईवीएम मशीन की घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगवाने का काम किया। किसी अखबार ने, किसी टीवी ने, किसी ने कोई अखबर नहीं छपवाई। पंडित जी अगर टट्टी लग गई, पंडित जी को अगर टट्टी लग गई और 2-4 दिन लगातार पंडित जी टट्टी को गए तो साले खबर छाप देते कि पंडित जी को टट्टी लग गई, वो भी खबर छाप देते हैं। ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो वो ऐसे ऐसे खबरें छापते हैं और इसकी राष्ट्र हित की इतनी बड़ी खबर जो है वो अखबार वालों ने खबर नहीं छापी। तो इसलिए साथियों, ये जीतने के बाद ये खबर चली गई नरेंद्र मोदी के पास। 2004-2009 में ईवीएम मशीन में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता। आरएसएस ने, बीजेपी ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये घोटाला पकड़ा। पकड़ने के बाद कांग्रेस ने समझौता किया आरएसएस से, बीजेपी से। क्या समझौता किया कि 2004-2009 में आपने घोटाला करके सरकार बनाई, हम चुप रहेंगे। 2014-2019 में हम घोटाला करेंगे, तुम चुप रहो। तुम्हारी भी चुप, हमारी भी चुप, चिड़ी चुप, किसी को पता नहीं चलना, ये जनता को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस देश पर चोरी छुपे हम राज कर रहे हैं, वोट की चोरी करके राज कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच में समझौता हुआ और समझौते की वजह से 2004-2009 में घोटाले की सरकार के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी घोटाले से प्रधानमंत्री बना। अभी भी है, लोग उसको बहुत डरते हैं, बोलते बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 2014 में घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है। उससे औकात है तो कुछ कर ले, मेरा बिगाड़ ले, एफआईआर कर ले। अब देश के प्रधानमंत्री को अगर ऐसा कहा जाए तो कुछ लोगों ने कहा तो उस पर एफआईआर हुई, साले मेरे पर हो ही नहीं रही, मेरे पर एफआईआर हो ही नहीं रही है। और क्यों नहीं हो रही है? तो पैकेट लाओ तो, इतने सबूत है, ये घोटाले के इतने सबूत है। ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, वामन मेश्राम के पास सबूत है। अगर नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं होता सबूत है तो एफआईआर नहीं करता। ये बाबा मुख्यमंत्री है बीजेपी का, और उसी के यूपी में मैं घूम के कह रहा हूं है, यूपी में ये बाबा जो है ना, बाबा जानते हो ना, यही का है ना, तुम्हारे यहाँ का है ना बाबा,
वो मुख्यमंत्री है, वो भी डराते रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बता रहा हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना, और ये डाटा ये हमारे पास है, ये सबूत हमारे पास है। जब मैंने ये मामला कोर्ट में लेके गया और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश की कॉपी नरेंद्र मोदी के पास गई। प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उसके पास नहीं जाएगी ये कॉपी तो किसके पास जाएगी? उसके लॉ मिनिस्ट्री ने ये निर्णय की कॉपी नरेंद्र मोदी को दी और बताया कि 2019 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली 100% मशीन लगेगी। मोदी जी अब घोटाला नहीं कर पाओगे, घोटाले से आप चुनाव जीत नहीं पाओगे। उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दिया। सलाह देने के बाद में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा, कांग्रेस के क्या कहा, 2004-2009 में आप लोगों ने 2 बार घोटाला किया था, हम चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। 2014 में आपने हमें साथ सहयोग दिया और घोटाले से हमें प्रधानमंत्री बनाया, इसके लिए धन्यवाद। मगर आपने 2 बार घोटाले से सरकार बनाई, मेरी अकेले एक ही बार बनी है, दूसरी बार बनाने का वादा हुआ था, मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को पूछा प्रधानमंत्री कौन है? कहा मैं हूं। सरकार किसकी है? कि भाजपा की है। चुनाव कमिश्नर किसने बनाए? कहा हमने बनाए। सारे देश की मशीनरी किसके कब्जे में? कहा हमारे कब्जे में। तो सब कुछ तो तुम्हारे कब्जे में है, कर लो जो करना है। अगर हमारा कांग्रेस का राज होता तो हम किसी को पूछते क्या? हम तो करते। हमको कांग्रेस को सारे देश के लोग 2 नंबरी बोलते हैं, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, तो हम 2 नंबरी लोग हैं। तुम भी करो। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। कहा क्यों नहीं है? कहा ये वामन मेश्राम का लाया हुआ फैसला है, और वामन मेश्राम का फैसला है, जो टांग अड़ाया है वो वामन मेश्राम की टांग जो है वो गांधी जी की टांग की तरह सिंगल हड्डी की नहीं है, वो डबल हड्डी की टांग है। इतना आसान नहीं है रोकना, इसलिए आप हमारी मदद करो। तो कांग्रेस के वकील है अभिषेक मनु संघवी। भारत में लाखों वकील है, उसमें जो 10 बड़े वकील है उसमें से एक वकील है अभिषेक मनु संघवी। उन्होंने फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया आरएसएस को, बीजेपी को मदद करने के लिए। क्या केस दायर किया कि वामन मेश्राम कहते हैं 100% रिकाउंटिंग होना चाहिए और इसको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए क्या करो, ये ईवीएम मशीन है तो इसमें केवल 50% मिलान करा दो। ईवीएम मशीन के 100% वोट और 50% पेपर ट्रेल के ऐसा मिलान करा दो। अगर मिलान में घोटाला पकड़ा गया तो घोटाला है मान लेंगे, 50% मिलान कराओ। ये केस लेकर डॉक्टर अपने अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई ने इस केस को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इस पर फैसला हो चुका है। एक ही केस में दोबारा फैसला नहीं दिया जा सकता, रिजेक्ट करना चाहिए था। रंजन गोगोई ने रिजेक्ट नहीं किया। क्यों? रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा विनय भंग किया। इसलिए दूसरे नंबर का जो वकील जज था, जस्टिस बोबड़े, शरद बोबड़े, जो उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का दूसरे नंबर का जज था, उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा। उसने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया
और जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में उस औरत की जांच बिठा दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। दोनों निर्दोष, आरोप करने वाली औरत भी निर्दोष और जस्टिस गोगोई भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, दोनों निर्दोष। ऐसा हो नहीं सकता, मगर ऐसा हुआ। यदि जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो औरत ने लगाया हुआ आरोप झूठा है। अगर औरत ने लगाया हुआ आरोप झूठा है तो औरत दोषी है। अगर दोषी है तो जस्टिस पटनायक को उसको दंड देना चाहिए था। उसको निर्दोष क्यों छोड़ा? इसका मतलब है ये सारा का सारा बनाव किया गया था। ये बनाव काहे के लिए किया गया था? ये बनाव जो है ये सुप्रीम कोर्ट का कोई न कोई निर्णय देने के लिए बनाव किया गया था। और जस्टिस गोगोई ने फैसला दिया 8 अप्रैल 2019 को। क्या फैसला दिया? 50% मिलान कराने की बात कह रहे हो, 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। तो फैसला आ गया 1% का। फैसला आ गया 1% का। सुप्रीम कोर्ट ने 1% का फैसला दिया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब 1% का फैसला दिया तो इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है साथियों। तो ये बात मैं आपको खास तौर पर समझा रहा हूं। 1% का फैसला दिया। जब 1% का फैसला दिया तो 1% में चोरी पकड़ो। उनका कहना है 1% में चोरी पकड़ो। तो मेरे कोर्ट ने मेरे जजमेंट में 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है। चोरी 200% गारंटी से पकड़ी जा सकती है। तो कोर्ट ने फैसला दिया 1% का, तो मेरा जजमेंट नीचे दब गया, उसका जजमेंट ऊपर आ गया। अगर मैं चुनाव आयोग को कहता हूं ये मेरे जजमेंट के अनुसार रिकाउंटिंग करो, तो चुनाव आयोग कहेगा ये आपका पुराना हो गया है, नया आ गया है 1% का। मैं ये 1% का मानूंगा। इसके लिए ये सारा का सारा बनाव किया गया। और इस तरह से आरएसएस को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को लगा अब 1% में चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। उन्होंने आरएसएस के, भाजपा के लोगों को बुलाकर कहा कि जब वोट डालने के लिए जाओगे तो एक एक आदमी 2-2, 3-3, 4-4 वोट मारे। जैसे वोट डालने के लिए गया तो ऐसा 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 ठप्पा मार दे, एक से ज्यादा वोट डाले। आप लोग सोचते होंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता? आपको सबूत बताता हूं ताकि आपको पता चले, आपको जानकारी हो जाए। जानकारी के लिए बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी का ही उदाहरण बताता हूं। ए नरेंद्र मोदी का, वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के चुनाव में 11 लाख लोगों ने वोट डाले। मशीन से कितना निकलना चाहिए था? 11 लाख। 11 लाख लोगों ने वोट डाले, 11 लाख वोट निकलने चाहिए थे। कितने निकले? 12,87,000। 1,87,000 वोट नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र से, वाराणसी से ज्यादा निकले। अरे इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती, वो ईवीएम मशीन वोट दे रही थी। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ। और 373 लोकसभा का डाटा मेरे पास है, चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। 373 आउट ऑफ 543 लोकसभा में से 373 लोकसभा में जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज्यादा वोट निकले। इसका मतलब सबूत के साथ कह रहा हूं 373 लोकसभा में घोटाला हुआ। 373 में से 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी को सीटें कितनी मिली? 303 मिली। 373 में से नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिली। 373 में घोटाला हुआ। 373 में 303 बीजेपी घोटाला करके चुनाव जीत गई। 100% घोटाला करके बीजेपी ने 2019 के चुनाव में चुनाव जीता।
और दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी दो बार घोटाले से प्रधानमंत्री बने साथियों। और जब ऐसे हुआ, जब उनको वोट डालने का और डबल वोट डालने का मौका मिला और ज्यादा वोट निकले, तो ये सबूत है इस बात का, ये साधारण बात नहीं है। इस वजह से एक घोटाला करके सरकारें ईवीएम में बन रही है। जब 2019 के चुनाव में काउंटिंग शुरू हुई, 8 बजे बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे शाम को राहुल गांधी टीवी पर आ गए। मैं टीवी देख रहा था, राहुल गांधी ने बयान दिया, मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, जबकि एक भी सीट मोदी जी ने जीती नहीं थी, केवल रुझान चल रहा था। 340 सीटों पर रुझान चल रहा था। तो राहुल गांधी ने कहा मोदी जी जीत गए। अरे रुझान चल रहा भाई, अभी तो एक भी सीट मोदी चुनाव नहीं जीते हैं। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच में जो गुप्त समझौता हुआ, उसके तहत राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया कि मोदी जी चुनाव जीत गए। इसका परिणाम क्या हुआ? काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया, भाग गए। कि उसके नेता ने ही अगर कबूल कर लिया कि वो हार गए हैं, बीजेपी जीत गई है, तो फिर काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हाजिर रहने की क्या जरूरत है? वो कार्यकर्ता भाग गए। रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया। रात के 9 बजे रिजल्ट आने के बाद सारा रिजल्ट आ गया और नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला। रिजल्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी को जब बहुमत मिला, तो रात में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मिलान करने का समय आया। जब मिलान करने का समय आया, कांग्रेस का कार्यकर्ता हाजिर ही नहीं था। वो सारे के सारे छोड़कर चले गए, सारे के सारे कार्यकर्ता भाग गए थे। एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का हाजिर नहीं था। परिणाम था, जब हाजिर नहीं था तो मिलान करने के लिए कांग्रेस का आदमी हाजिर ही नहीं था, तो मिलान कैसे होता? ये सवाल खड़ा हो गया। फिर मैंने, क्योंकि मैं वामसिफ का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं, देश भर में हमारे कर्मचारी कार्यकर्ता चुनाव कंडक्ट करवाने का काम करते हैं, तो मैंने चुनाव कंडक्ट करवाने वाले वामसिफ के कार्यकर्ताओं को टेलीफोन किया कि ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस के लोग छोड़कर चले गए हैं, मेन अपोजिशन पार्टी के लोग चले गए हैं। अगर चले गए हैं तो आप लोगों ने मिलान कैसे किया? मिलान करने के लिए तो मेन अपोजिशन पार्टी हाजिर रहना चाहिए था। मिलान कैसे हुआ? उस पर तो डॉक्यूमेंट बनेगा, साइन लगेगा, कैसे हुआ? तो हमें जानकारी दी गई कि हमने कागज में मिलान कर दिया है। हमने कागज में मिलान कर दिया है। उसको आपके हिंदी में बोलते हैं खाना पूर्ति। खाना पूर्ति समझते हो ना? बिना जांचे परखे, हमारे अधिकारी रहे उनको मालूम है, बिना जांचे परखे कागज में लिख दिया, हाँ हाँ बराबर हो गया है, ठीक हो गया है, अभी कुछ गड़बड़ी नहीं है। ऐसा रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मान लिया, मामला खत्म हो गया। 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन में जो घोटाले के सबूत थे, चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिए। 24 सितंबर 2019 लोकसभा के चुनाव के जो घोटाले के सबूत पेपर ट्रेल मशीन में थे, 24 सितंबर 2019 को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। ये चुनाव आयोग का लिखा हुआ लेटर है। इसका मतलब है इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है।
आज के अखबार में खबर है कि कांग्रेस के राज में नरेंद्र मोदी ने कहा कई लाख हजार करोड़ का कर घोटाला हुआ, मगर मेरा कहना है अरे ये तो रुपए का घोटाला है, ये तो वोट का घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला है, रुपया नहीं। 42 लाख करोड़ का बजट है भारत का 1 साल का, उस पर कब्जा किसका है? जो चुनाव जीतेगा उस पर। और चुनाव जो लोग घोटाले से जीतता है उसके नियंत्रण में 42 लाख करोड़ का बजट है नरेंद्र मोदी के 1 साल का। इसका मतलब 5 साल का 200 लाख करोड़ का, इतना पैसा उसके नियंत्रण में आता है। तो ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। ये घोटाला समझने की जरूरत है और इसे रोकने की जरूरत है। रोकना होगा। अब ये तो घोटाला हो रहा है, रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले ईवीएम में घोटाला होता है, ये जनता को बताना होगा, आप लोगों को बताना होगा। अगर आप जानता नहीं है, अगर आप जानते नहीं है ईवीएम में घोटाला होता है तो रोकेंगे कैसे? तो हमने पहला फैसला किया कि जनता को इसके बारे में जगाना होगा। तो इसलिए ये सारे देश भर में साल भर का कार्यक्रम बनाया है। पहला काम रोकने का। दूसरा काम क्या किया? चुनाव आयोग को हम लिख कर दे रहे हैं ईवीएम में सुधार करो। ईमानदार अदब एक घोटाला करने वाली मशीन बनाई जा सकती है तो ईमानदार मशीन भी बनवाई जा सकती है। बनवाओ, करो। यदि आप नहीं करते हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में भारत बंद करवाया था और इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, इतना बड़ा भारत बंद हुआ था, इतना बड़ा भारत बंद हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, अमित शाह ने पास किया हुआ सीए का कानून हमने डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी की औकात नहीं हुई कि वो कानून लागू करे। इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री, इसकी केंद्र की सत्ता जिनके पास है, वामन मेश्राम तो सड़कों पर चल रहा है, घूम रहा है और भारत बंद करवाया। परिणामतः इतना ताकतवर सरकार कानून पास किया हुआ अभी तक लागू नहीं कर पाए, डब्बे में हमने बंद करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी अगर ताकतवर प्रधानमंत्री है और उसका कानून वामन मेश्राम ने रोक दिया है तो वामन मेश्राम की ताकत भी ज्यादा है। वामन मेश्राम की ताकत भी ज्यादा है। ज्यादा नहीं, 1 इंच तो ज्यादा है। ज्यादा नहीं होती तो कैसे रुकता? अगर हमारी ताकत ज्यादा नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जिसकी केंद्र में सत्ता है वो कानून लागू कर देता। क्यों रोका? हमारी ताकत उससे ज्यादा हुई तब तो रुका। भारत बंद करेंगे। भारत बंद करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। सारे देश भर में फोड़ेंगे। ये फोड़ने का काम कैसे करना होगा? सबसे पहले तो फोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं बोलूंगा तब फोड़ने का। नहीं तो आप बोलेंगे आपने तो बोल दिया था फोड़ने का तो हमने फोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं ये चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग को, सुधार करो। अगर सुधार नहीं किया तो फिर मैं ऐलान करूंगा, जैसे मैं ऐलान कर रहा हूं। ये देख रहे हो आप, ये सारे देश और दुनिया में लोग देख रहे, सुन रहे, लाखों करोड़ों लोग देख रहे, सुन रहे। ये मीडिया वाले मेरी खबर नहीं छापते, अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापते। ये सारे, ये किधर गया भैया कार्यकर्ता? ये सारे देश दुनिया में जा रहा है। ये सारे देश दुनिया में जा रहा है। न्यूयॉर्क में भी देखना चाहे तो देख सकता है, वाशिंगटन में भी देखना चाहे तो देख सकता है, लंदन में भी देखना चाहे तो देख सकता है। क्यों? सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया। एक ग्लोबल आवाज है, सारे दुनिया में जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये आवाज हम सारे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हैं कि भारत का चुनाव आयोग जो है ये घोटाले करने में लगा हुआ है। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हम लोग 2024 के चुनाव में ईवीएम को फोड़ेंगे।
फोड़ने का तरीका क्या है? आपको वोट का अधिकार है, चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है कि बूथ में क्यों जा रहे हो। चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है कि आप बूथ में क्यों घुस रहे हो। आपके पास वोट का अधिकार है, आप वोट के अधिकार के आधार पर बूथ में घुस सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं तो वोट डालने के लिए जा रहा हूं। वोट डालने के लिए आप जाने का, वोट डालने का, फिर मशीन उठाने का, जमीन पर पटक देने का, वो सेंसिटिव मशीन होती है, बहुत सेंसिटिव मशीन होती है, वो टूट फूट हो जाएगी, बंद पड़ जाएगी। 15 लाख बूथ पर हम तैयारी कर रहे हैं फोड़ने की, एक दो बूथ पर नहीं, 15 लाख बूथ पर हम मशीन फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये देश भर में तैयारी चलनी है, सारे देश भर में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। इन्होंने हमारी किस्मत फोड़ने का फैसला किया। साली ईवीएम तो छोटी चीज है, हाँ? ईवीएम बनाने वालों ने हमारी किस्मत फोड़ने का फैसला किया। अरे किस्मत से तो ईवीएम छोटी चीज है, उन्होंने हमारी किस्मत फोड़ी तो हम ईवीएम फोड़ेंगे तो छोटी चीज है। इसको हम फोड़ेंगे, हर हालत में फोड़ेंगे। यदि चुनाव आयोग इसमें सुधार नहीं करता है तो फोड़ेंगे। पुणे के पास नगर जिला है, वहां हमारा एक कार्यकर्ता है, उसने ईवीएम मशीन फोड़ दिया। अरे मैंने कहा, मैंने तेरे को बोला था है? अकेले मत फोड़ना, फिर फोड़ दिया। हाँ फोड़ दिया। क्यों फोड़ा? कहा कि आपने 2024 में फोड़ने के लिए कहा, इतना मेरे को रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? एफआईआर हुआ। फिर क्या हुआ? पुलिस पकड़ के लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। फिर क्या हुआ? कहा जज साहब ने पूछा क्यों फोड़ा। कोर्ट में जज साहब ने पूछा क्यों फोड़ा, तो मैंने कहा कि वामन मेश्राम ने कहा था ईवीएम में घोटाला होता है। अरे क्या मेरा नाम भी लिया? हाँ मेरा, आपका भी नाम लिया। फिर कि आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है, मैंने नगर के कार्यकर्ता से लिया और जज साहब को बताया कि जज साहब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईवीएम में घोटाला होता है। अच्छा, मेरे को कैसे मालूम नहीं है? मैं जज हूं, तेरे को कैसे मालूम हो गया कि वामन मिश्राम ने बताया? अच्छा तेरे पास है? हाँ ला, मेरे पास ला। जज को उसने दे दिया, जज ने पढ़ा। अरे हाँ साला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चलो तेरे को निर्दोष छोड़ दिया जाता है। अरे सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है ईवीएम में घोटाला होता है, तो तेरे को जेल में कैसे भेजा जा सकता है? तेरे को निर्दोष छोड़ दिया। तो बोला निर्दोष छोड़ गया। ये एक आदमी ऐसा करने के बाद निर्दोष छोड़ा। 15 लाख लोग अगर ईवीएम फोड़ेंगे तो क्या होगा? चुनाव रद्द हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आता कि नहीं मालूम नहीं। अगर 15 लाख मशीनें फूट जाएगी, चुनाव रद्द हो जाएगा। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार बैठ के सोचेगी कि अब क्या करना है, कि दोबारा चुनाव करना होगा। दोबारा तो ईवीएम मानते नहीं लोग, कहा बैलेट पेपर पर करना होगा, और बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाएगा और घोटाला बंद हो जाएगा। ऐसा करना, ये करने का काम है। हिकमत से लड़ना होगा, ये लड़ाई है, होशियारी से लड़ना होगा। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में आप हमारा साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, अभी और कोई साथी